जिन पहाड़ियों की हाइट 100 मीटर या उससे ज्यादा है, सिर्फ उन्हें ही अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही देश की सबसे पावरफुल जुडिशियल बॉडी है, लेकिन उसका काम सिर्फ लॉज को बनाना और डायरेक्शन देना ही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समझा जाए तो वो काफी रीजनेबल है। नमस्कार, बजरबट्टू दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अरावली हिल्स और रेंजेस की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली, जिसमें कहा गया कि जिन पहाड़ियों की हाइट 100 मीटर या उससे ज्यादा है, सिर्फ उन्हें ही अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा और उसके आसपास के सिर्फ 500 मीटर तक के एरिया को ही अरावली रेंज में कंसीडर किया जाएगा। यानी कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियों पर डिमोलिशन किया जा सकता है और उन पर माइनिंग की जा सकती है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अरावली हिल्स पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेफिनेशन अप्लाई करके वहां अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड दोनों तरह से माइनिंग की जा रही है। तो इसको रोकने के लिए और इस पर रूल्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस पर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इससे अरावली हिल्स की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी और इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वाटर बॉडीज डैमेज हो जाएंगी और ये इकोलॉजी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ज्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समझा जाए तो वो काफी रीजनेबल है इलीगल माइनिंग पर बैन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा इन्वायरमेंटल डिसीजन देता है, जैसा कि हाल ही में दिया गया अरावली हिल्स और अरावली रेंजेस पर, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे ही डिसीजन ले लिया है। लेकिन यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही देश की सबसे पावरफुल जुडिशियल बॉडी है, लेकिन उसका काम सिर्फ लॉज को बनाना और डायरेक्शन देना ही है। सुप्रीम कोर्ट जमीन पर आकर इलीगल माइनिंग कर रही मशीनें नहीं रोक सकता है और कोर्ट ऑर्डर सिर्फ एक डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट है, ना कि कोई इन्फोर्समेंट का हथियार है। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के बाद भी अगर इलीगल माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट चलता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत है, बल्कि इसका रीजन जुडिशियल पावर की लिमिटेशंस और लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट भी होते हैं। यहाँ से पहला सवाल निकल कर आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी एनवायरनमेंट नहीं बचा सकती तो फिर कौन बचाएगा? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट से उस चीज की उम्मीद कर रहे हैं जो शायद कोर्ट का काम ही नहीं है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग को ध्यान से पढ़ें तो साफ नजर आता है कि कोर्ट ने अरावलीज को लेकर सबसे पहले यूनिफॉर्म डेफिनेशन पर जोर दिया, जिसका रीजन सिंपल था। दरअसल अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेफिनेशन के कारण यही डिफाइन नहीं हो पा रहा था कि कौन सा इलाका अरावली रेंज माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहां डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है, वहीं लूप होल्स पैदा होते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इन लूप होल्स को खत्म करने की कोशिश की और साथ ही सरकार को मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने जैसी साइंटिफिक अप्रोच की बात की, जिसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कैरिंग कैपेसिटी सब कुछ मैप करने को कहा गया है। अब सुनने में तो ये प्लान बहुत मजबूत लगता है और काफी हद तक है भी, लेकिन यहाँ ये फर्क समझना जरूरी है कि ये सब सिस्टम डिजाइन के सुधार हैं, यानी नियम, ढांचा और ब्लूप्रिंट के रेक्टिफिकेशन प्लान्स। और सिर्फ ब्लूप्रिंट बन जाने से इमारत अपने आप तो खड़ी हो नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हाथ में ही रहेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बन भी गया और जमीन पर वही पुरानी इलीगल माइनिंग और इंक्रोचमेंट चलता रहा, तो क्या ही बदलेगा? क्योंकि इकोलॉजी तो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती ही रहेगी। डिसीजन आने के बाद आज हर जगह सिर्फ यही डिस्कस हो रहा है कि अरावली की सिग्निफिकेंस जानने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अरावलीज में कंप्लीट माइनिंग बैन क्यों नहीं लगाया। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जानती है
कि एब्सोल्यूट बैन्स कई बार उल्टा असर करते हैं। जब लीगल माइनिंग पूरी तरह बैन हो जाती है तो इलीगल माइनिंग और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा वायलेंट और ज्यादा इनविजिबल हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बिहार, जहां भोजपुर और पटना जैसी जगहों पर सैंड माइनिंग पर कंप्लीट बैन होने की वजह से वहां हर साल 7,000 करोड़ की इलीगल माइनिंग होती है। इसलिए इस बार कंप्लीटली बैन लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक कैलिब्रेटेड अप्रोच चूज की, जिसमें न्यू माइनिंग लीजेस पर पॉज लगा दिया गया। एग्जिस्टिंग लीगल एक्टिविटीज को रेगुलेशन के साथ चलने देने को कहा गया और सेंसिटिव जोन्स को माइनिंग के लिए कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स कर दिया गया। और जैसा कि हम सबको लग रहा है कि ये तो मोरल कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी की समझ है। इस बार जुडिशरी ने आइडियल वर्ल्ड के लिए नहीं बल्कि वास्तविक भारत के लिए फैसला लिया है। इसको समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सच ये है कि MPSM का कॉन्सेप्ट टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और जियो रेफरेंस्ड मैपिंग, साइंटिफिक असेसमेंट, इकोलॉजिकल जोनिंग जैसे कॉन्सेप्ट काफी लॉजिकल और हेल्पफुल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे प्लान्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। डेटा कलेक्शन, एक्सपर्ट कमिटीज, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन जैसी चीजों में महीनों और कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट का प्रेशर नहीं रुकता है। कंस्ट्रक्शन डिमांड, लैंड वैल्यू, लोकल इंटरेस्ट, ये सब तो ग्राउंड पर रियल टाइम चलते ही रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट प्लान बनवा सकती है, रिपोर्ट्स मंगा सकती है और प्लान सबमिशन की डेडलाइन दे सकती है, लेकिन प्लान के हर पॉइंट को जमीन पर लागू कराने के लिए जो डेली पुलिसिंग चाहिए वो जुडिशरी के पास अवेलेबल नहीं है। और ये वो जगह है जहां जुडिशियल लिमिट्स साफ दिखती हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अपने आप में कोई कमजोर लॉ नहीं है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टैंडर्ड्स तय करने की, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज डिक्लेयर करने की, इंस्पेक्शंस और इवन क्लोजर्स के डायरेक्शंस देने जैसी पावर्स हैं। इसलिए प्रॉब्लम कानून की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम कानून के इन्फोर्समेंट की है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर इन्हीं पावर्स को रिमाइंड करती है और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को डायरेक्शंस देती है कि इन्हें इन्फोर्स और एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन कोर्ट डायरेक्शन देने के बाद खुद ना तो इंस्पेक्शन कर सकती है, ना तो FIRs दर्ज कर सकती है और ना ही डिमोलिशन स्क्वाड्स भेज सकती है, क्योंकि ये सब एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का काम है जिन पर पॉलिटिकल प्रेशर, मैन पावर शॉर्टेज और लोकल इकोनॉमिक्स का सीधा असर पड़ता है और वो लॉस के इन्फोर्समेंट में पीछे रह जाती है। इसलिए सही वर्डिक्ट आने के बाद भी अगर एक्शन धीमा दिखता है तो असली रीजन यही होता है कि कानून में पावर तो होती है, लेकिन सिस्टम में कानून को लागू करने की विल एब्सेंट है। और जब इंस्पेक्शन ही नहीं होगा तो जजमेंट तो कैसे ही असर दिखाएगा। अगर आप ध्यान दो तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी ग्राउंड रिपोर्ट्स इस गैप को बहुत क्लियरली एक्सपोज करती है। जैसे कि फाइल्स में तो सब ठीक लिखा होता है, कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिटेड, रूट ब्लॉक्ड, एक्शन टेकन, लेकिन जमीन पर रूल्स और रेगुलेशंस के वायलेशंस चलते ही रहते हैं। जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में टेम्परेरी रोड्स, एक्सेस पाथ्स, इंक्रोचमेंट्स और इलीगल वीकेंड कंस्ट्रक्शन। और हो सकता है कि आपको ये वायलेशंस इंडिविजुअली माइनर लगे, लेकिन यही वायलेशंस कलेक्टिवली इकोसिस्टम को खोखला कर देते हैं। कोर्ट को जो दिखता है वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ग्राउंड पर जो होता है वो अक्सर बहुत देर से या आधा अधूरा ही ऊपर पहुंचता है। यही रीजन है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद इन्वायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है। आज आपको इंडिया में मैप पर तो फॉरेस्ट बचे हुए दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर जगहों पर रूल्स और रेगुलेशंस के पुअर इन्फोर्समेंट की वजह से वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क का केस इस बात का प्रूफ है कि माइनिंग और डिग्रेडेशन इकोसिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं और उसके रिस्टोरेशन में दशकों लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोर्ट ने सन 2000 में माइनिंग बैन की और डायरेक्शंस भी दिए, लेकिन उसके बावजूद इकोलॉजिकल डैमेज हुआ जिसकी रिकवरी आज तक चल रही है। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि वर्डिक्ट के बाद भी कुछ नहीं बदला, तो हम एक तरह से सही भी होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में डैमेज तुरंत दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक दिखाई पड़ता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। एंड में अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें ये बताता है
कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस की रूट सिर्फ जुडिशरी के डिसीजंस नहीं है, बल्कि गवर्नेंस कैपेसिटी है। क्योंकि सही लॉस तो हैं, सही ऑर्डर्स तो हैं और सही इंटेंशंस भी हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से पूरा वर्डिक्ट ही गलत साबित हो जाता है।